Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 9, that is financial management, and this is the last and fifth part of this chapter. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, प्लीज डू इट नाउ. लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे बेसिकली तीन मेन डिसीजन थे, है ना. फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. दो हम अच्छे से कर चुके हैं. इस पार्ट में हम मेन करने वाले हमारा डिविडेंड डिसीजन. तो इट मींस डिसाइड करना है कि आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कितना पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दोगे और कितना आप रिटेन करोगे और अपने बिजनेस के अंदर फ्यूचर यूज के लिए रख लोगे या बिजनेस में ही री इन्वेस्टमेंट कर दोगे. तो यहाँ पे मेन जो रहेगा हमारा गोल डिविडेंड डिसीजन का, वो यही रहेगा कि हम जो भी करें या तो हम डिविडेंड दे दें या तो हम बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट कर दें. मेन गोल यही होना चाहिए कि उससे हमारा शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो. ठीक है. सो फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं. हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं. पहली बात, आपकी अर्निंग कितनी है, कितना ज्यादा प्रॉफिट है. क्या इतना प्रॉफिट है कि आप डिविडेंड दे सको और रिटेन भी कर सको. तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, हायर प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे सकते हो ज्यादा और थोड़ा रिटेन भी कर सकते हो. और अगर आपका प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस में ही रीइन्वेस्ट करना चाहोगे ताकि बाद में और ज्यादा प्रॉफिट हो. तो एक कंपनी जो अर्न कर रही है 10 करोड़ रुपीस, वो 2 करोड़ डिविडेंड पे कर सकती है और बाकी का 8 करोड़ री इन्वेस्टमेंट कर सकती है. लेकिन कमाई अगर 2 करोड़ रही है तो फिर री इन्वेस्ट ही करेगी ऑब्वियसली, सारा तो डिविडेंड में तो दे नहीं सकती. अगर डिविडेंड स्टेबिलिटी आप रखना चाहते हो, आपके शेयर होल्डर जो है वो चाहते हैं कि उनके पास एक कॉन्टिन्यूअस एक स्टेडी इनकम आती रहे, तो आप ट्राई करोगे डिविडेंड देने का हर साल कंपनीज को, ना कि आप री इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे. अगर आपका प्रॉफिट स्लाइटली ड्रॉप हो जाता है तो भी आप कम से कम 5 रुपीज पर शेयर तो डिविडेंड देने की कोशिश करोगे, अगर आप अपने डिविडेंड में स्टेबिलिटी चाहते हो. आपके शेयर होल्डर्स भी यही चाहते हैं. ठीक है. आपका ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट है, आप कंपनी को, आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप डिविडेंड ना देकर री इन्वेस्टमेंट ही करोगे जब तक कि आपको लगे नहीं कि डिविडेंड दे देना चाहिए. एक स्टार्टअप प्लानिंग जो है वो लॉन्च कर रहा है न्यू ब्रांच को, तो ऑब्वियसली वो डिविडेंड तो देगा नहीं, वो वापस से री इन्वेस्टमेंट ही करेगा. कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, अगर डिविडेंड जो है वो नीड्स कैश और आपकी बिजनेस के अंदर कैश नहीं है तो यानी कि डिविडेंड भी नहीं है, डिविडेंड भी नहीं दोगे. तो अ कंपनी हैज प्रॉफिट ऑन पेपर पे प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन अभी तक कैश में नहीं आया है, वो रिलीज नहीं हुआ है चीजों से, तो आप डिविडेंड देना स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है. अगर आपके जो इन्वेस्टर्स है वो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा. ठीक है. रिटायर शेयर होल्डर्स जो हैं वो यही चाहेंगे कि उनके पास एक रेगुलर पे आउट आता रहे. ठीक है. लेकिन अगर आपके इन्वेस्टर्स भी यही चाह रहे हैं कि आप बिजनेस में ही पैसा लगाओ और ग्रो करो बिजनेस को, तो आप रिटेन करना चाहोगे, है ना. टैक्स पॉलिसी कैसी है, अगर डिविडेंड टैक्स जो है वो हाई है तो डिविडेंड आप कम पे करोगे, और इफ डिविडेंड टैक्स इज हाई, कंपनी जो होगी वो प्रॉफिट रखेगी ना कि डिविडेंड पे करेगी, क्योंकि डिविडेंड पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स चला जाएगा, है ना. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ज्यादा डिविडेंड देते हो तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, और जैसे आपने अनाउंसमेंट किया कि 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने वाले हो आप, उससे क्या होगा, शेयर प्राइस बूस्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि आप क्या चाहते थे, मार्केट के अंदर अपने स्टॉक को वैल्यू देना चाहते थे, मार्केट के अंदर रिकॉग्नाइज करना चाहते थे अपने स्टॉक को. लीगल रूल, अगर आपकी कंपनी लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको पूरा प्रॉफिट रखने के लिए, उसमें स्टार्टिंग में ही तय हुआ था कि, या कंपनी लॉ जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा. आपकी कंपनी कुछ ऐसे फील्ड के अंदर काम कर रही है तो आप प्रॉफिट आप पूरा का पूरा रिटेन नहीं कर सकते, आपको कुछ पार्ट डिविडेंड का देना ही पड़ेगा. तो कंपनी मस्ट कीप रिजर्व बिफोर पेइंग डिविडेंड. ठीक है. क्लियर. सो गाइस, कुछ की टर्म्स है हमारे पास, हमारा जो पूरा चैप्टर है उसकी, इससे आपको एमसीक्यूज वगैरह करने में बहुत हेल्प मिलेगी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हमें. हमारे जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है ऑपरेशंस का, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. आपके जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले डिसीजंस होते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं. आपके जो फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले डिसीजंस होते हैं उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कहते हैं. लिक्विडिटी को करेगा, लिक्विडिटी मतलब जल्दी से कैश रिलीज करना, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलीज होते हैं, असेट से रिलीज होते हैं. और आपकी फाइनेंशियल रिस्क यानी कि आपकी जो कैपिटल बजटिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले डिसीजन होते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे, और प्रोपोर्शन जो होता है आपके डेब्ट और इक्विटी का उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं या फाइनेंशियल लिवरेज भी कह सकते हैं. चीपेस्ट सोर्स जो है फाइनेंस का वो डेब्ट होता है. रिस्क फ्री सोर्स जो होता है बिजनेस का वो इक्विटी होता है, क्योंकि आपको रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती है इसकी. और डिसीजन जो आपके प्रॉफिट के डिस्पोजल से रिलेटेड है कि कितना रखना है, कितना बिजनेस में लगाना है, वो डिविडेंड डिसीजन हो जाता है आपका. डिसीजन जो रिलेट करते हैं आपके क्वांटम ऑफ फंड्स टू बी रेट फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, वो होते हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन. जो मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन है ऑनर्स फंड का और बोरोड फंड का, जो आपके हाई ईपीएस को जनरेट करता है, वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज. तो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके.